हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा जो डेमोक्रेसी है इसके कुछ मेरिट्स। ठीक है, तो उन मेरिट्स में हमने पढ़ा जो एजुकेशन है तो मास एजुकेशन का एक मीडियम है, मोरल एजुकेशन का भी एक मीडियम है जो डेमोक्रेसी है, रेवोल्यूशन से प्रोटेक्शन देता है, पेट्रोटिज्म की जो फीलिंग्स होती हैं इनको इवोक करता है, बढ़ाता है, फ्रीडम, फ्री एंड फेयर जो जुडिशरी होती है इसकी इस्टेब्लिशमेंट करता है, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर, साइंस, ठीक है, इसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। तो इसके साथ साथ कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं, कुछ दोष भी हैं, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। तो दोष कौन कौन से होते हैं जो डेमोक्रेसी है। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं ये एक भ्रम है। ठीक है, जो राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, उनका बैड इम्पैक्ट होता है। तो ये कुछ इसके डिमेरिट्स हमने पढ़ लिए थे, 3 पॉइंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट डिमेरिट्स के कुछ जो दोष हैं उनके बारे में। डेमोक्रेटिक फ्रीडम एंड इक्वलिटी इज़ डिसेप्टिव। जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम है, समानता है, वो भी डिसेप्टिव है, मीन्स गलत एक धारणा है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इक्वलिटी टू द पीपल। डेमोक्रेसी लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम जो राजनीतिक आज़ादी है वो देता है, समानता देता है, लेकिन इट डज़ नॉट प्रोवाइड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड इक्वलिटी टू देम। ये राजनीतिक आज़ादी, समानता तो देता है, लेकिन किसी को भी आर्थिक जो आज़ादी होती है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी होती है, आर्थिक स्वतंत्रता होती है, उसमें समानता नहीं देती है। ठीक है, व्यक्तियों की जो आर्थिक स्वतंत्रता होती है, समानता उसमें नहीं देता है। कोई रिच है, कोई पुअर है, मीन्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी में समानता नहीं है। द पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिकम्स मीनिंगलेस इन द एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम एंड इक्वलिटी। अगर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक समानता नहीं है, तो ऐसी दशा में जो पॉलिटिकल फ्रीडम है और समानता है ये बिकम मीनिंगलेस, ये निरर्थक हो जाती है। इसका कोई मतलब नहीं है जब तक व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, समान नहीं है। द पीयर पीपल कॉन्टेक्स्ट इलेक्शंस। चुनाव में जो रिच पर्सन्स होते हैं वो इलेक्शंस लड़ते हैं। ठीक है, एंड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी, और अपने धन के प्रभाव में, अपनी ताकत के प्रभाव में दे बिकम विक्टोरियस, और वो क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। ठीक है, जो डेमोक्रेसी में लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शंस होते हैं, इसमें वही लोग खड़े होते हैं जो रिच होते हैं। ठीक है, तो अपने मनी के बल पे, पावर पे वो विक्टोरियस हो जाते हैं। व्हेन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल आर वेल्दी। जब जो काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसके अधिकतर सदस्य कैसे होते हैं, वेल्दी होते हैं। देन दे मेक लॉज विच आर मोस्टली इन द इंटरेस्ट ऑफ रिच पीपल। तो फिर वो ऐसे ही कानून बनाते हैं जो धनी लोगों के हित में होते हैं। सो ड्यू टू इकोनॉमिक इक्वलिटी द पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस एंड इक्वलिटी फॉर पुअर क्लास इज इग्नोर्ड इन डेमोक्रेसी। इस प्रकार जो आर्थिक समानता है वो इग्नोर होती है। जो गरीब वर्ग है, पुअर सेक्शन है, ठीक है, उसके लिए जो इक्वलिटी है, ठीक है, ये समान नहीं होती है, और डेमोक्रेसी में इसको इग्नोर किया जाता है, गरीब वर्ग को। साइड इफेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं। फॉर रनिंग अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज, लोकतंत्र के रनिंग के लिए, संचालन के लिए जो राजनीतिक दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आर कंपलसरी, आवश्यक होते हैं। ठीक है, लोकतंत्र को अगर चलाना है तो पॉलिटिकल पार्टीज का होना आवश्यक है। बट देयर आर मैनी फ्लॉज इन द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम आल्सो। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उसमें भी बहुत सारे दोष हैं, फ्लॉज हैं। ड्यू टू दीज फ्लॉज, इन दोषों के कारण ही डिसऑर्डर अक्वर इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में भी कमियां आ जाती हैं, विकृतियां आ जाती हैं, डिसऑर्डर। इन प्रिंसिपल ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर्म्ड इन नेशनल इंटरेस्ट।
सैद्धांतिक रूप से जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनका निर्माण किस लिए होता है? फॉर्म इन नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज का निर्माण होता है। एंड दे प्रमोट वेरियस सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल। और ये अलग अलग प्रोग्राम्स बनाती हैं, अलग अलग प्रोग्राम चलाती हैं जिससे समाज के लोगों का हित हो, उनका उत्थान हो, आगे बढ़े। लेकिन बट फॉर देम द डिवोशन टू द पार्टी इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है, ठीक है, वो पार्टी के प्रति अधिक होता है, ठीक है। बट फॉर देम द डिवोशन ऑफ द पार्टी इज इम्पॉर्टेंट देन द पेट्रोटिज्म इन प्रैक्टिस। देशभक्ति की जगह वो जो दल भक्ति कह सकते हो, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज दल भक्ति उसको अधिक महत्व देते हैं देशभक्ति की अपेक्षा। अनअकाउंटेबल गवर्निंग सिस्टम, ये जो गवर्निंग सिस्टम है ये वैसे तो हम पीछे पढ़ते आ रहे हैं अकाउंटेबल, लेकिन जो इसको डेमेरिट्स निकालते हैं डेमोक्रेसी में, जो अपवाद हैं इसके, कुछ विचारक ऐसा मानते हैं ये अनअकाउंटेबल सिस्टम है। कैसे? इन प्रिंसिपल, सैद्धांतिक रूप से डेमोक्रेसी सेड टू बी अकाउंटेबल, लोकतंत्र को कहा जाता है कि अकाउंटेबल, जवाबदेही या उत्तरदायी व्यवस्था होती है टू द पब्लिक, जनता के प्रति। लेकिन इट लुक्स अनअकाउंटेबल इन प्रैक्टिस, लेकिन वास्तव में ये व्यवहार में अनअकाउंटेबल दिखाई देता है। नो पार्टी टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेल्यूर इन डेमोक्रेसी। अगर लोकतंत्र में असफलताएं आ जाती हैं, लोकतंत्र के शासन में असफलताएं आती हैं, तो कोई भी पार्टी, नो पार्टी टेक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी पार्टी जिम्मेदारी नहीं लेती है। द गवर्नमेंट ब्लेम्स अपोजिशंस मूवमेंट, जो शासन करने वाली सरकार होती है वो ब्लेम करती है विरोधी दलों को। एंड देयर पॉलिसी ऑफ अपेंडमेंट फॉर इट्स मेजर फेल्यूर्स, ठीक है। अगर कोई असफलता होती है तो सरकार क्या करती है, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, ठीक है, उनके लिए इसको जिम्मेदार ठहराती हैं। बट द अपोजिशन पार्टीज ऑलवेज इनकल्पेट द ओन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर द फेल्यूर्स। लेकिन जो अपोजिट पार्टीज होती हैं, ठीक है, वो हमेशा फेल्यूर्स के लिए किसको दोषी मानती हैं? वो सरकार को दोषी मानती हैं, सरकार की नीतियों को। मीन्स अगर कोई असफलताएं आती हैं तो गवर्नमेंट विपक्ष को दोष देती है और विपक्ष गवर्नमेंट को दोष देता है। वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी एंड टाइम, जो पब्लिक का पैसा है, समय है, वो बर्बाद होता है। वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज एंड द क्रिएशन ऑफ लॉज, जिस समय नीतियाँ बनाई जाती हैं, कानून बनाए जाते हैं, उस समय अधिक क्या होता है? मनी वेस्ट होता है। मनी इज स्पेंड लॉट, ठीक है। जिस समय नीतियाँ कानून बनाए जाते हैं उस समय एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी, बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। एंड लॉट ऑफ टाइम इज आल्सो वेस्टेड इन डेमोक्रेसी, और बहुत सारा समय भी नष्ट होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जब नीतियाँ बनती हैं, कानून बनते हैं, तो बहुत सारा पैसा और समय नष्ट होता है। ऑल द फंक्शंस आर परफॉर्म बाई डिफरेंट कमिटीज आफ्टर हैविंग लॉन्ग डिबेट्स इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक लंबी बहस के बाद, संसद में बहुत लंबी चौड़ी बहस होती है, तो जिस प्रकार के जो कार्य होते हैं, नियम कानून होते हैं, तो उनको बहुत लंबी चौड़ी बहस के बाद इनको बनाया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। इन व्यू ऑफ टाइम एंड मनी, पैसे की दृष्टि और समय की दृष्टि से ये प्रोसेस है। कोई भी नियम कानून बनाने के लिए बहुत लंबी चौड़ी बहस होती है पार्लियामेंट में, तो ये प्रोसेस बहुत ही समय के हिसाब से और पैसे के हिसाब से बहुत ही एक्सपेंसिव है। सिमिलरली ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड टाइम ऑफ नेशन इज स्पेंड इन जनरल इलेक्शंस, और ठीक वैसे ही बहुत अधिक जो अमाउंट होता है पैसे का और समय का, वो वेस्ट होता है, खर्च होता है जो आम चुनाव होते हैं उस समय, ठीक है। चुनाव में भी बहुत अधिक समय और पैसे की बर्बादी होती है। दस डेमोक्रेसी इज़ वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम फॉर द पुअर नेशंस।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो गरीब राष्ट्र हैं, गरीब देश हैं, उनके लिए ये बहुत ही एक्सपेंसिव, महंगी प्रणाली है। एंड ऑन द अदर हैंड द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इज आल्सो वेरी लो, और दूसरी तरफ जो विकास की गति है, ठीक है, वो भी बहुत धीमी है। डिसइंटरेस्टेड वोटर्स, जो वोटर्स होते हैं, मत डालने वाले जो लोग होते हैं, उनकी भी रुचि नहीं होती है। डेमोक्रेसी इज कॉल्ड द रूल ऑफ पब्लिक, जो लोकतंत्र है उसको जनता का शासन कहा जाता है। बट द वोटर डू नॉट शो इनफ इंटरेस्ट, लेकिन जो वोटर्स होते हैं वो अपना इनफ इंटरेस्ट, रुचि नहीं दिखाते हैं इन द इलेक्शन, चुनाव में। मत डालने वाले जो लोग होते हैं, मतदाता होते हैं, वो इलेक्शंस में अपनी बहुत अधिक रुचि नहीं दिखाते हैं। दे वोटर्स डू नॉट शो इनफ इंटरेस्ट इन द इलेक्शंस। इन डेमोक्रेसी, इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, लोकतंत्र में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनके बहुत सारे प्रयास के बावजूद, एंड देयर कॉन्स्टेंट, ठीक है, उनके बहुत सारे प्रयत्नों के बावजूद, ओनली 50 to 60% वोटर एक्सरसाइज देयर फ्रेंचाइजेज, केवल 50 से 60% के बीच जो मतदाता होते हैं वो वोट डालते हैं, अपना मत का प्रयोग करते हैं। दिस फैक्ट गिव्स अ क्लियर इंडिकेशन, ये जो फैक्ट है ये स्पष्ट एक इंडिकेशन देता है, एक सूचक है, दैट ड्यू टू द फ्लॉज ऑफ डेमोक्रेसी, पब्लिक itself does not consider it as its own system of governance, ठीक है। तो ये इससे क्लियर हो जाता है लोकतंत्र में बहुत सारे दोष हैं, ठीक है, जिसके कारण जो पब्लिक होती है वो इस प्रकार की व्यवस्था को अपना नहीं मानती है, ठीक है, डज नॉट कंसीडर इट एज इट्स ओन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, when all the voters do not exercise their franchises, जब सभी वोटर्स अपने वोट का, अपने मत का यूज नहीं करते हैं, then the less eligible and opportunistic candidates get elected in the condition। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि वोट बहुत कम लोगों ने डाला है, तो ऐसी दशा में क्या होता है, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, कम योग्य लोग होते हैं, या अवसरवादी होते हैं, opportunistic, ऐसे लोग चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है, प्रतिनिधि के लिए चुन लिए जाते हैं। वीक गवर्नेंस इन व्यू ऑफ इमरजेंसी, जब आपातकाल की स्थिति आती है तो उसके हिसाब से जो शासन रहता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है, वो कमज़ोर रहती है। कैसे? इन वॉर एंड अदर टाइप ऑफ क्राइसिस, युद्ध या दूसरे प्रकार के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्राइसिस होती हैं, द डेमोक्रेटिक रूल हैज़ प्रूव्ड वीक, जो लोकतांत्रिक शासन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये कमज़ोर सिद्ध होती है। बिकॉज द पावर इज डिसेंट्रलाइज इन इट, क्योंकि जो पावर होती है, ठीक है, वो सत्ता के अंतर्गत डिसेंट्रलाइज होती है। क्विक एंड सीक्रेट डिसीजन आर नॉट पॉसिबल इन दिस सिस्टम, इस प्रकार की व्यवस्था में त्वरित, जल्दी और गुप्त जो निर्णय होते हैं वो संभव नहीं होते। इन वर्ल्ड वार सेकेंड, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, अपार्ट फ्रॉम ब्रिटेन ऑल द डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ यूरोप प्रूव्ड वीक अगेंस्ट नाजी जर्मनी, एंड सिमिलरली डेमोक्रेटिक नेशंस ऑफ ईस्टर्न यूरोप वेयर ऑल्सो प्रूव्ड वीक अगेंस्ट सोवियत रशिया आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड। जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय ब्रिटेन को छोड़ के जितने भी दूसरे यूरोपियन कंट्रीज थे, ठीक है, लोकतांत्रिक देश, जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे, वो सारे इन फ्रंट ऑफ वीक, ये कमज़ोर नज़र आए, ठीक है, अगेंस्ट नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन को छोड़ के जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज थी, ये सारे कैसे नज़र आए, वीक नज़र आएंगे। सिमिलरली डेमोक्रेटिक नेशन ऑफ ईस्टर्न यूरोप, ठीक वैसे ही जो ईस्टर्न यूरोप के लोकतांत्रिक देश थे, ठीक है, वर आल्सो प्रूव्ड वीक, ये भी कमज़ोर सिद्ध हुए अगेंस्ट सोवियत रशिया आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकेंड, जो सोवियत संघ रशिया था उसके सामने कमज़ोर सिद्ध हुए। तो इससे सिद्ध होता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ठीक है, ये सीक्रेट डिसीजंस जो होते हैं, क्विक डिसीजंस होते हैं, उनको लेने में भी असमर्थ होती है। क्विक एंड सीक्रेट डिसीजंस आर नॉट पॉसिबल। तो आपने एग्जाम्पल भी देखे,
ठीक है, ब्रिटेन को छोड़ के ये डेमोक्रेटिक नहीं था, इसलिए इसको छोड़ के जितने दूसरे यूरोपियन कंट्रीज थे वो नाजी जर्मनी के अगेंस्ट में वीक नज़र आए। दूसरी तरफ जो ईस्टर्न यूरोप के कंट्रीज थे वो सोवियत रूस के खिलाफ भी कमज़ोर नज़र आए। डेमोक्रेसी नॉट अ सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस। आपने इसके मेरिट्स में पढ़ा था पॉइंट, एक तरफ कह रहा है सपोर्टर है और एक तरफ कह रहा नहीं है। तो कैसे? कम्युनिस्ट हैव द ओपिनियन, जो कम्युनिस्ट हैं, साम्यवादी लोग हैं, उनका विचार है, दृष्टिकोण है, दैट द डेमोक्रेटिक स्टेट आर कैपिटलिस्ट स्टेट। जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं, लोकतांत्रिक स्टेट्स होते हैं, ये कैसे होते हैं? कैपिटलिस्ट, पूंजीवादी। कैपिटलिज्म गिव बर्थ टू वार एंड इम्पेरियलिज्म। जो कैपिटलिज्म होता है, पूंजीवाद होता है, ये युद्ध एवं साम्राज्यवाद को जन्म देता है। गिव बर्थ टू द वार एंड इम्पेरियलिज्म, ठीक है, ये युद्ध और साम्राज्यवाद को जन्म देता है। क्या? पूंजीवाद। सो द डेमोक्रेटिक स्टेट्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज सपोर्टर ऑफ वर्ल्ड पीस। तो इस प्रकार जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनको आप वर्ल्ड पीस का सपोर्टर नहीं मान सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। द डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, etc had adopted the policy of war and imperialism। कुछ डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं, जैसे कंट्रीज हैं जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, etc, इन्होंने कौन सी नीति अपनाई है? वॉर एंड इम्पेरियलिज्म की, युद्ध और साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। एट प्रेजेंट अ रिच डेमोक्रेटिक स्टेट ऑफ यूरोप, वर्तमान समय में यूरोप का बहुत ही धनी डेमोक्रेटिक स्टेट्स सीम्ड एंटी एगोनिस्ट ऑफ वॉर एंड पॉलिटिकल इम्पेरियलिज्म। वर्तमान समय में जो यूरोप के समृद्ध लोकतांत्रिक राज्य युद्ध एवं जो राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरोधी ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। बट दियर पॉलिसीज आर गिविंग बर्थ टू अ न्यू काइंड ऑफ फाइनेंशियल इम्पेरियलिज्म। लेकिन जो उनकी नीतियां हैं, ठीक है, एक नई प्रकार की जो फाइनेंशियल आर्थिक साम्राज्य है उसको जन्म दे रही है, ठीक है, गिविंग बर्थ टू अ न्यू काइंड ऑफ फाइनेंशियल इम्पेरियलिज्म, जो आर्थिक साम्राज्यवाद है उसको जन्म दे रही है। टू विच वी कॉल न्यू कोलोनाइजेशन, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं? नए उपनिवेशवाद कहते हैं, न्यू कोलोनाइजेशन। दे आर इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी ऑफ अफ्रीका एंड एशिया। ये क्या कर रहे हैं? एशिया और अफ्रीका की जो इकोनॉमी है इसको प्रभावित कर रहे हैं। इन दियर ओन इंटरेस्ट बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल अथॉरिटीज़, ठीक है, किसके लिए? अपने लिए, अपनी हेल्प के लिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ठीक है, इनकी मदद कर रही हैं और एशिया और अफ्रीका की इकोनॉमी को क्या कर रही हैं? इन्फ्लुएंस कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। कम्युनिस्ट हैव अ बिलीफ, जो कम्युनिस्ट हैं, साम्यवादी लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं दैट इन मॉडर्न टाइम डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म होल्ड अ मैकेनाइजेशन। जो डेमोक्रेसी है और कैपिटलिज्म है, लोकतंत्र और पूंजीवाद, ठीक है, तो ये क्या है? होल्ड अ मैकेनाइजेशन। ये क्या कर रहे हैं? एक मैकेनाइजेशन को होल्ड कर रहे हैं, मीन्स इनका आपस में एक सामंजस्य है। एंड इट इज़ डेंजरस फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड, और ये विश्व शांति के लिए क्या है? खतरा है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और पूंजीवाद है, इनकी एक दूसरे की आपस में क्या है? मैकेनाइजेशन है, ठीक है, एक दूसरे में जांच पहचान कह सकते हैं या साठगांठ कह सकते हैं, ठीक है। तो ये विश्व शांति के लिए क्या है? खतरा है। तो ये हमने पढ़ लिए इसके डिमेरिट्स। अब पढ़ते हैं इसेंशियल कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की अगर सफलता पानी है, ये लोकतंत्र की सफलता चाहिए तो क्या क्या कंडीशंस हैं? कुछ आवश्यक परिस्थितियां हैं लोकतंत्र की सफलता की। एनी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस कैन ओनली वर्क इन द स्पेसिफिक कंडीशन एंड इट गेट्स डिमोलिश्ड व्हेन द सर्कमस्टेंसेस बिकम एडवर्स। कोई भी शासन, एनी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सरकार की या शासन की कोई भी प्रणाली, कैन ओनली वर्क इन द स्पेसिफिक कंडीशन,
ये विशेष प्रकार की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसमें ही वर्क कर सकती है। एंड इट गेट्स डिमोलिस्ड, ठीक है, और ये डेमोलिश हो जाती है, उसका पतन हो जाता है। कब? व्हेन द सर्कमस्टेंसेस बिकम एडवर्स, जब परिस्थितियाँ इसके प्रतिकूल हो जाती हैं। ठीक है, कोई भी जो शासन व्यवस्था होती है वो एक विशेष प्रकार के कंडीशन में ही वर्क कर पाती है। अगर वो कंडीशन, वो परिस्थितियाँ, कुछ परिस्थितियाँ इसके विपरीत हो जाती हैं तो व्यवस्था एडवर्स, उसका पतन हो जाता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर द डेमोक्रेटिक सिस्टम। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक प्रणाली है, इसके बारे में भी क्या है, ये सत्य है, ट्रू है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डेमोक्रेसी वॉज इम्पोज इन मैनी स्टेट्स। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो कई सारे जो राज्य थे उन पे थोप दी गई, कह सकते हैं, या उन पे लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई। बट द एब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, लेकिन जैसी स्थितियां होनी चाहिए, ठीक है, आपने पढ़ा कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ही जो गवर्नेंस होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, वो वर्क कर पाता है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम को इम्पोज किया गया, लेकिन एब्सेंस ऑफ फेवरेबल कंडीशंस फेवर में नहीं थी। द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ रूल वॉज नॉट सक्सेसफुल, इसलिए जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था शासन का वो सफल नहीं हुआ। एंड इट वॉज लेटर रिप्लेस बाई डिक्टेटरशिप, और बाद में ये व्यवस्था डिक्टेटरशिप में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तानाशाही इसको कहते हैं, या अधिनायकवाद भी कह सकते हैं। एट प्रेजेंट डेमोक्रेटिक रूलिंग सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड इन द कंट्रीज ऑफ एशिया। वर्तमान समय में भी एशिया, अफ्रीका एंड इन द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज बिकॉज आर रिक्वायर्ड टर्म्स। वर्तमान समय में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रूलिंग सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड। ये क्या हो रहा है? कोलैप्स हो रहा है, इसका पतन हो रहा है। क्यों? इन द कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका कंट्रीज बिकॉज आर रिक्वायर्ड टर्म्स, क्योंकि रिक्वायर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी आर एब्सेंट इन दोज नेशंस। क्योंकि इन देशों में जो शर्तें चाहिए एक लोकतंत्र की सफलता के लिए, सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, वो कंडीशंस उपलब्ध नहीं है, वो कंडीशन अनुपस्थित हैं। इसलिए यहाँ पे जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका पतन हो रहा है या ख़त्म हो रही है। स्कॉलर्स हैव एन ओपिनियन, जो विद्वान है उनका मत है, ओपिनियन है, दैट द फॉलोइंग कंडीशंस कुड बी हेल्पफुल इन द सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिए निम्नलिखित जो परिस्थितियां हैं, कंडीशंस है, वो सहायक हो सकती हैं। पहला है पीस एंड ऑर्डर, शांति व्यवस्था। फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सफलता के लिए द होम कंडीशंस आर essential to be normal and there should be no fear of war or any external invasion। अगर लोकतंत्र की सफलता चाहिए, for the success of democracy the home conditions are essential to be normal। जो होम कंडीशंस होती हैं, किसी भी देश की जो आंतरिक व्यवस्थाएं होती हैं उनका सामान्य होना, नॉर्मल होना बहुत ही आवश्यक है। एंड देयर शुड बी नो फियर, और कोई डर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, किस चीज़ का? ऑफ वॉर, युद्ध का, अथवा एनी एक्सटर्नल इन्वेजन, या किसी बाहरी आक्रमण का कोई भी भय नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता के लिए कंडीशंस क्या आवश्यक हैं? जो देश की अपनी अंदर की व्यवस्था है वो सामान्य हो, और किसी भी देश के दूसरे देश से युद्ध का और किसी भी दूसरे देश के आक्रमण का भय ना हो। इन दिस सिस्टम सिचुएशन द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्टेज बैलेंस एंड पीपल एंजॉय देयर फ्रीडम। ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में जो सत्ता होती है उसका डिसेंट्रलाइजेशन बना रहता है। ठीक है, पावर स्टेज, जो विकेंद्रीकरण की ताकत होती है वो स्थिर रहती है, नियंत्रित रहती है, और जो पीपल होते हैं वो अपनी आज़ादी को एंजॉय करते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एक्सटर्नल अटैक्स, जब बाहरी अटैक्स होते हैं, एक्सटर्नल अटैक्स होते हैं, और इफ़ देयर परसिस्ट मूवमेंट चैलेंजिंग द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री, देन द गवर्नमेंट गेट्स द पावर
centralized for the sake of national integrity and security and also imposed ban on the individual freedom of a person। जब देश में किसी बाहरी देश से आक्रमण होता है, यह कोई चुनौती देता है, ठीक है, तो ऐसी दशा में जो सरकार होती है वो क्या करती है, सत्ता के लिए पावर जो होती है उसको सेंट्रलाइज करती है, ठीक है, और कुछ समय के लिए लोगों की जो फ्रीडम होती है उस पर क्या कर देती है, बैन लगा देती है, ठीक है। इम्पोज बैन ऑन द इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तिगत आज़ादी होती है उस पर बैन लगा देती है। इन सच अ सिचुएशन, ऐसी स्थिति में डेमोक्रेसी स्टार्ट टू क्रम्बल, जो डेमोक्रेसी होती है वो धीरे धीरे क्या करने लगती है, क्रम्बल होने लगती है, दम तोड़ने लगती है। एंड द पाथ फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिक्टेटरशिप ओपन्स, और डिक्टेटरशिप का जो रास्ता होता है उसकी धीरे धीरे स्थापना होने लगती है। देयरफॉर पीस एंड ऑर्डर इज इसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, इसलिए डेमोक्रेसी के लिए जो पीस और ऑर्डर है, ठीक है, लोकतंत्र के लिए जो शांति व्यवस्था है वो बहुत ही आवश्यक है। ओके।